natural beauty, diverse history, wild forest, mighty rivers और चाय बागान का खजाना जिस धरती पर है वो है आसाम की धरती। अपने देश की सबसे कम एक्सप्लोर्ड रीजन्स में से एक, असम हैज एन इमैक्युलेट एंड अनटच्ड ऑरा जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आसाम के कुछ ऐसे ही अनछुए हिस्से हैं जिसे आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ अपने सफरनामा में। सो वेलकम टू माय सफरनामा। सेवन सिस्टर्स में से एक ब्यूटीफुल सिस्टर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की धरती जहाँ अलग अलग मौसमों का उत्सव होता है। हरे भरे मैदान, दूर दूर तक फैले चाय के बागान, लैंड ऑफ वन हॉर्न राइनोज और हिस्टोरिकली मैजेस्टिक आसाम के कितने ही अनदेखे रूप हैं जिन्हें अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आसाम का ऐसा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है माजुली, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। क्यों? ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। समुद्र में बसे आइलैंड्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन नदी में आइलैंड के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये आइलैंड है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी में बसा आइलैंड है। सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ जोरहाट से निमिती घाट की ओर, जहाँ से मैं लूंगी फेरी माजुली जाने के लिए। निमिती घाट से बड़े बड़े स्टीमर माजुली जाते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये स्टीमर आपको आपकी कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर के साथ माजुली ले जाएगा। माजुली जाने के लिए मैंने कल्चरल कैपिटल ऑफ असम यानी जोरहाट से फेरी ली है। ब्रह्मपुत्र में बसा माजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। निमिती घाट से सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक हर घंटे माजुली के लिए बोट मिलती है और माजुली के कमलाबाड़ी घाट से निमिती घाट तक सुबह 7 बजे पहली और शाम को 3 बजे आखिरी बोट निकलती है। रोज बहुत से टूरिस्ट निमिती घाट से बोट लेते हैं और शाम तक माजुली घूमकर लौट आते हैं। ऐसे ही एक टूरिस्ट कपल से हमारी मुलाकात हुई बोट पर। अभी माजुली आइलैंड पे जा रहे हैं, हमने उसके बारे में सुना। परसों ही हम लोग यहाँ आए थे, तो वी आर प्लानिंग टू विजिट माजुली नाउ। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट माजुली? नॉट मच, दिस मच ओनली कि यहाँ पर रिवर के बीच में एक आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, वन ऑफ इट्स काइंड। यस, दैट्स इट। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। मैं भी पहली बार माजुली जा रही हूँ, so very excited. Okay. So you have a good trip, safe Thank trip, you. and enjoy your trip of Majuli. Thanks a lot. Thank you for talking to me. Thank you, sir. Bye bye. कहते हैं माजुली आइलैंड बना जब ब्रह्मपुत्र की उपनदी लोहित और दीहिंग नदी ने अपना रास्ता बदला। सितंबर 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली को लार्जेस्ट रिवर आइलैंड डिक्लेयर किया। माजुली अब सिर्फ आइलैंड ही नहीं है, बल्कि इसे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये खूबसूरत आइलैंड आज भी पोल्यूशन से दूर है। द आइलैंड सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, इसलिए यहाँ बर्ड्स, पेड़ पौधों और फूलों की ढेरों स्पीसीज देखी जा सकती हैं। माजुली में अभी मेरे सफर की शुरुआत ही हुई थी कि तभी मुझे दिखाई दी एक बहुत खूबसूरत साइट जिसने मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। छोटे से तालाब के किनारे बनी खूबसूरत असमी हट्स,
बैम्बू हट्स असल में एक इको रिजॉर्ट है। टूरिस्ट इन हट्स को बुक कर सकते हैं और यहाँ की प्योरली नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने का मजा उठा सकते हैं। एक्चुअली इन हट्स को बनाने में कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ ये हट्स, ब्रिजेस, शेड्स और बैठने के लिए बेंचेस सब बैम्बू से ही बनाए गए हैं, यानी एवरीथिंग इज इको फ्रेंडली। छोटे से तालाब के किनारे बनी ये हट्स किसी फिल्म सेट की तरह लगती हैं। इतनी ग्रीनरी, इतनी ब्यूटी और उन पे बनी ये परफेक्ट हट्स। इट इज अ साइट टू रिमेंबर। माजुली इतना खूबसूरत है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इस प्यारे से रिजॉर्ट को एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि माजुली में बहुत कुछ है देखने के लिए और मैं कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस नहीं करना चाहती। इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ के सत्र देखने, जिन्हें नामघर भी कहा जाता है। माजुली में करीब 65 सत्र हुआ करते थे, जो अब सिर्फ 22 रह गए हैं। ये सत्र प्रमुख रूप से वैष्णव ब्रह्मचारियों के निवास स्थान है। माजुली की सबसे प्रसिद्ध जगह है यहाँ के सत्र, जिन्हें भारत के अन्य भागों में आश्रम या मठों के रूप में जाना जाता है। ये सत्र 15वीं सेंचुरी में संत गुरु शंकर देव जी ने स्थापित किए थे और मेरे गाइड मुझे लेकर आए हैं यहाँ के सबसे प्राचीन दक्षिणापथ सत्र में। Satras are basically a Neo-Vaishnavite religious institute. So it has founded by Mahaprabhu Srimanta Shankardev to reform the society, to unite the people. The word Satra itself signifies to gather the people. And during that time, it was like 15th century to 16th century, it was not a good time. The society was not stable. To make it stable, Mahaprabhu Srimanta Shankardev has introduced this Satra culture. And then he has introduced the setup of Satra. All four sides, the quarters of the Bhakats. Bhakats means the Vaishnavites who reside in the campus. And these are traditionally called as Bohas. And in the mid there is the temple. It's traditionally we call the Namghar. तो यहाँ वैष्णव रिलीजन फॉलो किया जाता है। हाँ। और आपने बताया कि चारों तरफ ये भक्त लोगों के घर हैं। हाँ। और बीच में जो है उसका नाम है नामघर। सत्र के चारों तरफ वैष्णव अनुयायी रहते हैं, जिन्हें भक्त भी कहा जाता है। छोटे भक्त भी अपना खाना खुद बनाते हैं और सत्र में पढ़ाई के साथ ये कॉमन स्कूल में भी पढ़ते हैं। ये श्री श्री दक्षिण पथ सत्र है, जहाँ भगवान विष्णु को पूजा जाता है। यहाँ भक्त भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। ये माजुली का प्राचीन और इम्पोर्टेंट सत्र माना जाता है। इसी मंदिर से रास लीला का फेस्टिवल शुरू किया गया था। माजुली में स्थापित सत्रों के प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। कहते हैं माजुली में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेले थे। शायद इसीलिए माजुली के लोगों के दिल में भगवान कृष्ण गहराई से बसे हुए हैं। यहाँ हर साल रास लीला का मंचन किया जाता है और 3 दिनों तक चलने वाले इस मंचन में लगभग हर माजुली वासी हिस्सा लेता है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण माजुली में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आए थे, तो सत्यभामा को लगा कि शायद कृष्ण उन्हें द्वारका ले आए हैं और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या यही आपकी द्वारका है। तो इस पर कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया कि नहीं, लेकिन एक दिन यह नगरी भी द्वारका हो जाएगी। सत्र के शांत वातावरण में आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मन करता है जैसे हमेशा के लिए वक्त यहीं ठहर जाए।
माजुली में ज्यादातर घर ट्राइबल हट के रूप में बने दिखाई देते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, मछली पालन और कपड़ा बुनने का काम करते हैं। गोस्वामी जी के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ती है नदी। जी हाँ, नदी के बीच में बसे इस आइलैंड पर बहती है एक और नदी जिसे टूनी नदी कहा जाता है। माजुली के 22 सत्रों में से एक समगुरी सत्र, जो कि एक ग्रह सत्र है, इस सत्र के हेड हैं श्री हेमचंद्र गोस्वामी जी। इस सत्र में 17वीं सेंचुरी से समगुरी मास्क बनाए जा रहे हैं और हेमचंद्र गोस्वामी जी इस मास्क मेकिंग की कला के एक्सपर्ट हैं। अभिनंदन है आपका कि आपने हमें अपना वक्त दिया। मुझे बताइए कि मास्क मेकिंग माजुली में कैसे शुरू हुआ और क्यों बनाया जाता है? মুখা শিল্প অসমৰ এক পুৰণা শিল্প আৰু এই শিল্প বিশেষকৈ জড়িত আছে নাটকত অৰ্থাৎ ভাওনাত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই মুখা ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰাইছিলে। ये एक्चुअली मास्क मेकिंग जो ये होगा बहुत ही पुरानी आर्ट 16th सेंचुरी श्रीमंत शंकरदेव गुरुजी, असम का गुरुजी, उन्हीं ने शुरू कर दिए है कल्चर। बेसिकली ये मास्क ड्रामा के लिए होगा। ड्रामा एक्चुअली असम इस कॉलेज भावना में क्या हुआ, कोई कैरेक्टर अपना मुख पे मेकअप करके लोग परफॉर्म किए हुए। अगर ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कैरेक्टर मेकअप से पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपना मुख पे, ऐसा वाले कैरेक्टर मुखौटा से परफॉर्म किए हुए, यही होगा ट्रेडिशन। सो इसकी ये ट्रेडिशन शंकरदेव गुरुजी ने दे दी। तो आप हमें कुछ माजुली के बारे में बताइए। एक्चुअली माजुली होगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर का बीच में जो रखा हुआ माजुली। माँ मीन्स लक्ष्मी, माँ मीन्स लक्ष्मी, और जूली मीन्स भराल मीन्स जो प्रिजर्व किए हुए, प्रिजर्व करने का जो ये किए हुए हम लोग भराल बोलते हैं ना, यही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले ये मास्क ऐसे नहीं हुआ करते थे। सन 2000 से डॉक्टर साहब ने मास्क ऐसे बनाए हैं कि ये अब लाइव लगते हैं। माजुली में मुखौटा बनाने की कला उतनी ही पुरानी है जितने पुराने यहाँ के सत्र हैं। गोस्वामी जी की रंग बिरंगे मास्क की दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगी। दुनिया की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से दूर माजुली की दुनिया बेहद सुकून देती है। जिंदगी जीने की कोई जद्दोजहद नहीं, पैसे कमाने की कोई होड़ नहीं। माजुली एक बेहद खूबसूरत एहसास है जिसे सिर्फ सुनकर महसूस नहीं किया जा सकता। माजुली से लौटकर मैं जा रही हूँ एक और नेचुरल अबॉर्ड काजीरंगा में। इफ यू लव वाइल्ड लाइफ तो आपको काजीरंगा जरूर आना चाहिए। काजीरंगा इंडिया का मोस्ट सॉट आफ्टर वाइल्ड लाइफ हॉलिडे डेस्टिनेशन है। 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क में 2200 से ज्यादा वन हॉर्न राइनोस रहते हैं, जो कि वर्ल्ड की 2/3 राइनो पॉपुलेशन है। काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे यूनेस्को ने 1985 में डिक्लेयर किया था। बट हिस्ट्री ऑफ काजीरंगा डेट्स बैक टू 1904, जब वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन की वाइफ मैरी कर्जन यहाँ आई थी। मैरी कर्जन को यहाँ एक भी वन हॉर्न राइनो देखने को नहीं मिला। तब उन्होंने लॉर्ड कर्जन से इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने को कहा और ऐसे एस्टैब्लिश हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क। मॉर्निंग, इट्स 8 AM और मैं जा रही हूँ काजीरंगा सफारी के लिए।
काजीरंगा नेशनल पार्क एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दिस इज द ओनली प्लेस जो आपके बकेट लिस्ट में नहीं है तो जरूर डालिए, बिकॉज देयर इज नो अदर प्लेस लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क। आई एम सो एक्साइटेड। और रास्ते में मुझे मिल गए बिहू के लोक गीतों पर नाचते गाते छोटे छोटे बच्चे, और मैं खुद को उनके बीच जाने से रोक नहीं पाई। दिस इज सो नाइस। इस समय यहाँ बिहू फेस्टिवल चल रहा है और इसीलिए ये बच्चे रोक कर डांस कर रहे हैं और अब मुझे इन्हें पैसे देने होंगे और तभी मुझे यहाँ से जाने का रास्ता मिलेगा। ये 7 दिन का फेस्टिवल होता है जो पूरे असम में इस समय सेलिब्रेट हो रहा है। हाउ लकी एम आई टू एक्सपीरियंस दिस। काजीरंगा फेमस है 1 हॉर्न राइनोस के लिए। साथ ही यहाँ पर एशियाटिक एलिफेंट्स देखे जा सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मानी जाती है। एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे ना 2400 प्लस राइनो है। तो राइनो सॉलिटरी एनिमल है, यानी कि अकेला रहता है। अकेला रहता है, लेकिन फीमेल होने से ना बेबी रहेगा उसका साथ। जब वो लोग ग्रास खाते हैं ना, इकट्ठा होकर सब एक साथ खाते हैं। अच्छा, तो इनके भी सब अपने अपने टेरिटरी होता है? हाँ मैम, हाँ। एक राइनो ने कम से कम एक जगह पे 30-35 डेज रहते हैं। Oh my goodness, इतनी पास से राइनोस मैंने कभी नहीं देखे। This was the most amazing experience. काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये इंडिया के बेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक है। यहाँ सिर्फ आपको 1 हॉर्न राइनो और बंगाल टाइगर ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, पेड़ पौधों और फूलों की ढेरों स्पीसीज भी देखने को मिलेगी। Look at this! अगर आप काजीरंगा आए तो ये सुवेनियर की तरह यहाँ से ज़रूर लेके जाएं। मैं यहाँ से ये 1 हॉर्न राइनो ज़रूर लेके जाऊँगी। काजीरंगा में वाइल्ड लाइफ को इतना नज़दीक से देखने के बाद मैंने सोचा कि अगर आसाम आई हूँ और मैंने चाय के बागान नहीं देखे तो क्या देखा। आसाम की चाय देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। मैं अभी हूँ आसाम के जोरहाट शहर में, जिसे टी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 135 टी एस्टेट्स हैं और अभी मैं जिस टी एस्टेट में हूँ ये बेहद खूबसूरत है। अगर सुबह सुबह गरम गरम प्याला चाय का हाथ में आ जाए तो नींद चुटकियों में भाग जाती है। हमारी सुबह को तरोताज़ा बनाने में आसाम का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया की 50% टी प्रोड्यूस आसाम से ही आती है। आसाम की चाय की बात ही कुछ और है। इसकी महक और इसका स्वाद एकदम अलग है, और खासकर अगर आप इसे चाय के बागान के बीच में बैठकर पिएंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा।
अपने घर में चाय बनाते हुए हम कभी सोचते भी नहीं कि ये चाय हमारे कप तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ अपनी आंखों से देखने के बाद चाय के कप के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अगर आपको नेचर को पूरी तरह से उसके हर रूप में एंजॉय करना है तो आसाम आपकी ट्रैवल लिस्ट में होना ही चाहिए। मैंने तो यहाँ आके बहुत एंजॉय किया। ब्रह्मपुत्र में माजुली तक का क्रूज बहुत ही कमाल का था। माजुली जाना यानी 100 साल पहले भारत में कदम रखने जैसा है, जहाँ मॉडर्न टाइम्स की कुछ ही टेक्नोलॉजी आ पाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में नेचर के बीच रहने का मजा ही कुछ और था। और चाय के बागानों ने तो मेरी चाय के लिए थिंकिंग ही चेंज कर दी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अपने सफरनामा में आसाम से अब मैं विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी जगह जो मशहूर है अपनी सीनिक एनवायरनमेंट और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के लिए, यानी अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला शहर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप ट्रैवलिंग।